नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान नई कविता और धर्मवीर भारती में आप सबका हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के व्याख्यान में हम नई कविता की विशेषताओं के संदर्भ में धर्मवीर भारती जी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में हम सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नई कविता की विशेषताएं क्या हैं, कैसे उन्होंने प्रत्येक भाव या विचार को अपना वर्ण विषय बनाया। इसके साथ ही उन्होंने स्वानुभूति और व्यक्तित्वता के प्रति अपना एक आकर्षण दिखाया, अपना एक आग्रह दिखाया और उन्होंने ये माना कि कविता के अंतर्गत स्वानुभूति का क्या महत्व है। यह कविता वाद मुक्त कविता थी, जहां पर कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से मनुष्य और उसके जीवन से साक्षात्कार कराने का प्रयास कराया। इस कविता के में हमें मानवीय उपस्थिति दिखाई देती है। हमें ये पता चलता है कि मनुष्य और मनुष्य के जीवन में आने वाले विभिन्न राग विराग, सुख दुख के पक्षों को किस तरह से कविता के माध्यम से इन कवियों ने अभिव्यक्त किया। इसके बाद इन कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेम की मुक्त व्यंजना कराई है। हिंदी साहित्याकाश में 1951 के उपरांत प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से विकसित हुई हिंदी कविता की एक नई धारा की उन कविताओं को अज्ञे जी ने नई कविता अभिधान दिया, जिनमें भाव तत्व के साथ साथ नए शिल्पों के तरफ खोज की गई। इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल के कवि लेखकों ने, जिनमें जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही इत्यादि थे, इनके संपादन में एक नई कविता पत्रिका प्रकाशित हुई। इस पत्रिका के माध्यम से नई कविता आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। अज्ञे जी द्वारा संपादित दूसरा सप्तक की भूमिका और इसमें संकलित कवियों ने अपनी कविताओं के लिए नई कविता शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने माना कि जिस विषय को लेकर, जिस शिल्प को लेकर हम काव्य सृजित कर रहे हैं, वो पुरानी परंपरा से, पुराने भाव विचार से, पुराने शिल्प से कुछ नवीन है, कुछ नया है, और इसलिए इसे उन्होंने नई कविता शब्द दिया। परंपरागत कविता से अलग नए भावबोधों की अभिव्यक्ति और नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का संधान करना नई कविता की विशेषता रही है। सुमित्रा नंदन पंत ने इस विषय में अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए लिखा है, नई कविता में मानव भावना को छायावादी सौंदर्य के धड़कते हुए पलने से बलपूर्वक उठाकर उसे जीवन समुद्र की उत्ताल लहरों में पेंग भरने को छोड़ दिया है, जहां वह साहस के साथ साथ दुख सुख और आशा निराशा के घात प्रतिघातों में बढ़ती हुई युग जीवन के आंधी तूफानों का सामना कर सके, अंतर वेदना से मुक्त होकर सामाजिक व्यथा के अनुभवों से परिपक्व बन सके। नई कविता आज के प्रत्येक पल बदलते हुए युग पट को अपने मुक्त छंदों के संकेतों की तीव्र मंद गति लय में अभिव्यक्त कर युग मानव के लिए नवीन भावभूमि
प्रस्तुत कर रही है। अर्थात नई कविता में जीवन और जगत के प्रत्येक पल को, उसमें होने वाली प्रत्येक घटना को उन्मुक्त भाव से, बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी संशय के इन कवियों ने अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। यदि हम कथ्य की दृष्टि से देखें तो नई कविता में जीवन और जगत की प्रत्येक स्थिति को, मनुष्य और मनुष्य के मध्य के संबंधों को, उनके भावों को, विचारों को, हर चीज को विषय बनाने का प्रयास किया गया। मानव जीवन एक समतल रेखा नहीं है, इसमें अनगिनत विषमताएं हमें दिखाई देती हैं। उसका यथार्थ रूप यदि हम गहराई से समझने का प्रयास करें तो कभी सुंदर है, कभी कुरूप है, कभी उसमें विभिन्न कल्पना के रंग दिखाई देते हैं, तो कभी हमें यह जीवन इतना विद्रूप लगने लगता है कि हमारा मन करता है कि हम भागकर किसी अलौकिक लोक में शरण ले लें। नई कविता के कवियों ने जीवन के इन्हीं रूपों को, इन्हीं श्वेत श्यामल पक्षों को अपनी कविता का वर्ण विषय बनाया है। उदाहरण स्वरूप, सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अध बनी, अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी, अभी अध खिली ज्योत्सना की कली, नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी। इन कवियों ने ये माना कि पुराने विषय ही केवल विषय नहीं है। सृजन करने के लिए, गति लाने के लिए हम केवल पुरानी परंपराओं को ही लेकर नहीं चल सकते। हमें नए नए संधान करने हैं, नई नई खोजें करनी हैं, उन नए विषयों को लेकर अपना काव्य सृजन करना है जो इस संसार में, इस जगत में फैले दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए उन्होंने व्यक्ति और समाज में अपनी कविताओं को ना बांधकर उन मूल्यों को लेने की कोशिश की है, उन मूल्यों को मापने का प्रयास किया है जो व्यक्ति और समाज दोनों को अपने साथ लेकर चले। डॉक्टर धर्मवीर भारती के कथनानुसार नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। यदि हम उन गहन आंतरिक मूल्यों को समझने की चेष्टा नहीं करते तो हम नई कविता की प्रकृति को समझने में भूल कर सकते हैं। नई कविता में कवियों ने स्वानुभूति पर और व्यक्तिकता के प्रति आग्रह दिखाया है। उन्होंने ये माना कि किसी विषय को लेकर हम जैसा अनुभव कर रहे हैं, जैसा उसके साथ आत्मसात कर रहे हैं, उस कथ्य को उसी अनुरूप में, उसी अनुभव के अनुपात में हमें पूरी यथार्थता के साथ, पूरी सत्यता के साथ प्रस्तुत करना होगा। इन कवियों में हमें निर्जीव के प्रति एक प्रकार का विद्रोह दिखाई देता है और इसलिए कह सकते हैं कि ये
छायावादी कविता के विषयों को लेकर तो चले हैं, किंतु उन विषयों के साथ युग बोध को समाविष्ट करते हुए उन्होंने काव्य सृजन किया है। ऐसा नहीं है कि युग से निर्लिप्त रहते हुए, क्योंकि युगानुरूप मूल्य हमेशा परिवर्तित होते हैं। कुछ मूल्य पुराने परंपराओं से चलते आते हैं और कुछ नवीन संदर्भों के अनुसार, नवीन भावबोध, युग बोध के अनुरूप उनमें हमें परिवर्तन करना पड़ता है। नई कविता के कवियों ने इस बात को स्वीकार किया है। वे लम्हे, वे सूनेपन के लम्हे जब मैंने अपनी परछाई से बातें की। वे सूनेपन के लम्हे जब मैंने अपनी परछाई से बातें की, दुख से वे सारी वीणाएं फेंकी जिनमें अब कोई भी स्वर ना रहे। वे लम्हे, क्या इनका कोई अर्थ नहीं? धर्मवीर भारती ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सूनेपन में बिताए हुए लम्हों को जब उन्होंने अपने आत्म के साथ बातचीत की, क्या उन लम्हों का, उस समय विशेष का कोई अर्थ नहीं है? इस प्रकार से इन कवियों ने स्वानुभूति को अपनी कविताओं के माध्यम से महत्व दिया है। दूसरा उदाहरण देखिए, धर्मवीर भारती लिखते हैं, किसी की सांस में चुंदूं, किसी के होठ पर बूंदूं अगर अंगूर की परतें। किसी की सांस में चुंदूं, किसी के होठ पर बूंदूं अगर अंगूर की परतें, प्रणय में निभ नहीं पाती कभी इस तौर की शर्तें। यहाँ तो हर कदम पर स्वर्ग की पगडंडियां घूमी, अगर मैंने किसी की मद भरी अंगड़ाइयां चूमी। अगर मैंने किसी की सांस की पुरवाइयां चूमी, महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो। महज इससे किसी का प्यार मुझ पर पाप कैसे हो, महज इससे किसी का स्वर्ग मुझ पर शाप कैसे हो। प्रेम की अपनी एक अनुभूति है और इस प्रेम की अनुभूति को वह व्यक्ति विशेष ही समझ सकता है जो उसमें पूरी तरह से डूब चुका हो। नई कविता में व्यक्तिकता का विस्तार मिलता है। इन कवियों ने व्यक्ति से समष्टि की ओर मुड़कर नई राहों को खोजने का प्रयास किया है। आगे की कविताओं में, जिनमें हम उदाहरण स्वरूप हरी घास पर क्षण भर को ले सकते हैं या बावरा अहेरी कविता को ले सकते हैं, इसमें हमें आंतरिक व्यक्तिकता मिलती है। किंतु जब हम ये कहते हैं कि ये कवि व्यक्ति से समष्टि की ओर गए हैं, तब हमें अजित कुमार की कविता याद आती है, जिसमें उन्होंने लिखा है, बाहें थीं, लेकिन जब बाहों में बंधने को कोई भी कभी नहीं आकुल व्याकुल हुआ, तो मैंने सोचा। बाहें थीं, लेकिन जब बाहों में बंधने को कोई भी कभी नहीं आकुल व्याकुल हुआ, तो मैंने सोचा ये बाहें हैं, क्या यूं ही रह जाएंगी। बांध नहीं पाया
मैं इनसे किसी को तो, आओ अब इनसे सभी को मैं बांध लूं। आओ अब इनसे सभी को मैं बांध लूं, आया नहीं कोई इनकी परिधि में, चलो इनकी परिधि को थोड़ा और विस्तार दो। मैं से हम की यात्रा करते हुए ये कवि केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहे। इन्होंने पूरी समष्टि को, पूरे समाज को अपनी परिधि में समेटने का प्रयास किया है। कह सकते हैं कि कथ्य की व्यापकता और सृष्टि की उन्मुक्तता, ये दोनों ही चीजें नई कविता की विशेषता के रूप में उभर कर आईं। इस कविता में यदि अनुभूति की हमें सच्चाई दिखाई देती है, तो बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि भी दृष्टिगत होती है। ये अनुभूति के क्षण एक क्षण विशेष से लेकर संपूर्ण काल को अपने अंदर समेटने की शक्ति रखते हैं, और इसीलिए इन कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य माना है, यथार्थ माना है, और उससे अपनी संवेदना को, अपनी भावनाओं को, अपने भावबोध को मिलाते हुए जीवन के हर क्षण को अपनी कविता के माध्यम से पकड़ने का प्रयास किया है। नई कविता से पहले कवि किसी ना किसी वाद का अवलंब लेते हैं। वाद मुक्त कविता किसे कहते हैं, ये हम नई कविता में देख सकते हैं, जहां बिना किसी वाद के घेरे में अपने आप को बांधे ये कवि अपनी कविताओं में मनुष्य और मनुष्य के जीवन के सभी सुख दुख, विषाद, रंग, उपकरण, जिजीविषा, इन सब को समेटने का प्रयास करते हैं। ये कविता किसी सिद्धांत को नहीं मानती, किसी मत को नहीं मानती, किसी संप्रदाय या दृष्टि के आग्रह की कट्टरता को भी स्वीकार नहीं करती है। उन्मुक्त होकर जो कुछ उसके भावना में आता है, उसे जिस प्रकार का शिल्प उसे समझ आता है, उसमें व्यक्त करने का पक्ष रखती है। इसलिए इस कविता में मानवीय उपस्थिति मिलती है, और ये मानवीय उपस्थिति अपने समय का, अपने समाज का, अपने परिवेश का यथार्थ अंकन करती दिखाई देती है। यहां पर व्यक्ति जीवन की विभिन्न समस्याओं को, इन समस्याओं में सामाजिक समस्या भी आ सकती है, धार्मिक, राजनैतिक, व्यक्तिक, पारिवारिक, सभी समस्याओं की हम बात कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में उभरने वाली समय समय पर जो कुंठाएं हैं, संत्रास है, जीवन में आने वाली बौखलाहट, इन सब का समावेश नई कविता में मिलता है। नई कविता में हमें यह भी दिखाई देता है कि यद्यपि समाज में रहते हुए मनुष्य विभिन्न समस्याओं से दो चार होता है, पग पग पर उसे कठिनाइयां दिखाई देती हैं, उन कठिनाइयों में से वो रास्ता निकालने का प्रयास करता है, कई बार हताश भी होता है, बौखला भी जाता है, मृत्यु का शायद वरण करना भी चाहने लगता है, पर इन सब के बीच एक जिजीविषा है,
एक जीने की इच्छा है कि कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, मैं उस आशा की किरण को नहीं छोड़ूंगा जिसके माध्यम से, जिसको साधन बनाकर मैं अपने साध्य तक, लक्ष्य तक पहुंच सकूं। भारत भूषण अग्रवाल की कविता की पंक्तियां हैं, पर ना हिम्मत हार, प्रज्वलित है प्राण में अब भी व्यथा का दीप, ढाल उसमें शक्ति अपनी लौ उठा। कठिनाइयां आएंगी, संघर्ष होंगे, पर कवि कहता है हिम्मत मत हार। तेरे अंदर जो प्राण तत्व है उससे उस रोशनी को जला, उस शक्ति को जला और उसकी लौ के माध्यम से तुम उस परिस्थिति को, उस कठिनाई को दूर करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। नई कविता में उपस्थित मनुष्य कोई अद्वितीय मनुष्य नहीं है, कोई विशेष मनुष्य नहीं है जिसपे कोई दैवी शक्तियां हो। यह मनुष्य सामान्य मनुष्य है। हमें अपने आसपास का हर दूसरा व्यक्ति अपने जैसा दिखाई देता है। जिसके जीवन में अगर सुख है तो दुखों की कमी भी नहीं है। अगर उसके जीवन में ऐश्वर्य है, भौतिकता है, तो कठिनाइयां भी हैं, संघर्ष भी है। इसलिए ये कवि अपने आसपास के परिवेश के प्रति सजग रहे। इन कवियों ने पूरी सत्यता, पूरी यथार्थता, पूरी निर्ममता के साथ जीवन के यथार्थ चित्र को अपनी कविताओं में लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। कहीं भी उन्होंने पॉलिश करने का काम नहीं किया। रंगों से अपनी कविताओं को, कल्पनाओं से अपनी कविताओं को सजाने का प्रयास नहीं किया है। जो जैसा है उसे उसी रूप में अपने पाठकों के साथ साझा किया है। उदाहरण स्वरूप हम कुछ कविताओं को ले सकते हैं जिनमें अज्ञे की कविता है क्योंकि मैं उसे जानता हूं। श्रीकांत वर्मा की कविता है माया दर्पण। रघुवीर सहाय जी की कविता है आत्महत्या के विरुद्ध। और भारत भूषण अग्रवाल की कविता है विदेह। विदेह कविता में भारत भूषण अग्रवाल ने उस व्यक्ति को अपनी कविता के माध्यम से अंकित किया है जो सुबह से लेकर शाम तक दफ्तर में काम करता है, और जब शाम को काम करके वो अपने घर की तरफ लौट रहा है तो उसे धीरे धीरे ऐसा लगता है मानो वो अपना सिर कहीं छोड़ आया है, हाथ पैर कहीं है, और वो विदेह, बिना देह के अपने घर लौट आया है। कविता की पंक्तियां देखिए। और तब धीरे धीरे ज्ञान हुआ, भूल से मैं सिर छोड़ आया हूं दफ्तर में। हाथ बस में ही टंगे रह गए, आंखें जरूर फाइलों में ही उलझ गईं, मुंह टेलीफोन से ही चिपका सटा होगा, और पैर हो ना हो क्यों में रह गए हैं, तभी तो मैं आज आया हूं विदेह ही। आज का मनुष्य इतना यांत्रिक जीवन जी रहा है कि सुबह से लेकर शाम हो जाती है और वो एक मशीन की तरह काम करने का अभ्यस्त हो गया है। ऐसे में वो अपने भविष्य के लिए
जिसे हम कह सकते हैं कि सुंदर भविष्य की कल्पना में खो गया है। अनंत कुमार पाषाण की कविता बंबई का क्लर्क, जगदीश गुप्त की कविता पहेली, लक्ष्मीकांत वर्मा की कविता मृत आत्मा की वसीयत, इन सभी कविताओं में हमें जीवन के विविध सार्थक चित्र दिखाई देते हैं। ये कविताएं चाहे ऊपर से देखने में कितनी ही सामान्य क्यों ना नजर आए, किंतु इनके अगर हम प्रसंगों पर गहराई से दृष्टिपात करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि ये नवीन अर्थों को हमारे सामने लेकर आ रही हैं। आकार में ये कविताएं चाहे छोटी हों पर प्रभावशाली हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम नई कविता की और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि धर्मवीर भारती की रचनाओं में या उनके समकालीन जितने भी कवि हुए हैं उनकी कविताओं में नई कविताओं की विशेषताएं हमें कहां और किस प्रकार से दिखाई देती हैं। धन्यवाद।